हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आप लोगों के एग्जाम में मेंशन है, आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था क्या, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुई है। देखो ये दो पार्ट्स में आएगा, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा पार्ट वन। कल आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक जो अपडेट है वो सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, जिसपे अभी 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसमें डेली आप लोगों को फ्री टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो JNK पुलिस कांस्टेबल की हो या टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट की हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जो बच्चे कोर्सेज नहीं ज्वाइन करना चाहते और सिर्फ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल करवा दी गई है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे ये ऐड हुआ, कैसे चीज़ें चेंज हुई, कैसे इसमें को एक्ट की फॉर्म मिली और कैसे इसमें अमेंडमेंट जो हुई। तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आज के जो लेक्चर में हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी कि ये जो हमारी 11 सेक्शंस यहाँ पे लिखी हैं, इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। जो हमारी सेक्शन सेकंड है, जो बाकी के चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इस लैंग्वेज को जाएंगे समझने, तो ये कहीं ना कहीं एक आम एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ों को समझना। तो मैं इसको वापस से अपने सिंपल हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि RTI एक्ट जो है वो क्या है, पेपर में आपसे डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या, हम लोग देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, अलग अलग हम लोग जो चीजें वो पढ़ते आ रहे हैं। अब ये एक ऐसा हक है जो हमें मिलता है कि हमारा इंफॉर्मेशन पे भी अब पूरा हक है। हम लोग चाहे तो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो इंफॉर्मेशन किसकी हो सकती है। और RT एक्ट आने से पहले क्या था, देखो RT एक्ट आने से पहले राइट टू इंफॉर्मेशन जो था, अब एक्ट और जो राइट है इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो, एक्ट जो है ये क्या हो जाता है, ये अब सबके लिए एप्लीकेबल है। जितने भी हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऐसा नहीं है कि सीधा आके एक्ट बन गया था। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन जो था, इसे एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करा गया था अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स भी आपके सिलेबस में है, वहां पे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अंडर ये आता है। तो याद रखना, ये आता है 19(1)(a) के अंडर। इसको एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करा गया था। थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं क्या हुआ था। 1976 में क्या हुआ था, एक केस हुआ था राज नारायण वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको अब हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ फंडामेंटल राइट। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमारी इंडिया जो है, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसमें फॉर द पीपल बाय द पीपल हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, टू द पीपल। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो बेसिकली क्या है, मास्टर्स हैं। ठीक है, और उनको पूरा का पूरा अधिकार है कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट काम कैसे करती है या कहाँ पे कितना पैसा खर्च करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, किसके बारे में बोला गया है, गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये किस पे लागू होता है, ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होता है जो भी डील करती है। अब आप लोग घर पे बैठ के सोचो कि यार मेरे सामने वाली दुकान वाला इंसान कितने पैसे कमाता है, मैं इस पे RTA लगाता हूँ, डिटेल पता करवाता हूँ, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वो उसका काम है, वो कर सकता है। RTI किस पे एप्लीकेबल है, RTA एप्लीकेबल है जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन आती है, आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो समझ आएगा। अब देखो, ऐसा नहीं था कि RTI एक्ट एकदम से आ गया। RTI एक्ट से पहले क्या था, हमारे यहाँ चलता था फ्रीडम ऑफ
इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। लेकिन इसकी अगर बात करूं तो ये इतना ज़्यादा जो है सख्त नहीं था, या इतना ज़्यादा जो है इसमें मैंडेटरी रूल्स नहीं थे। तो जिसकी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया और इसने इसको रिप्लेस करा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है? आरटीआई एक्ट से पहले, आरटीआई एक्ट से पहले ये एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करा गया था आर्टिकल 19(1)(a) में। क्यों ऐड करा गया था? 1976 में केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन को जो है उसे फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए और बने अंडर आर्टिकल 19। रीजन क्या था कि जो लोग हैं वो मास्टर्स हैं और उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम करता है। अब देखो, आरटीआई एक्ट की बात करी मैंने यहाँ पे कि 2005 वाले ने रिप्लेस करा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट 2005 से पहले क्या चलता था जो जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तो वो था हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का। ठीक है, अब आरटीआई को मैंने आपको सबसे पहली चीज बताया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के हटने का और आरटीआई का आने का मेन रीजन ही यही था कि आरटीआई क्या करता है, ये एक टाइमली रिस्पॉन्स जो है वो मैंडेट करता है कि हर एक सिटीजन को। अब ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट को, पहले क्या होता था, पहले आप लोग अगर करते हैं, सामने वाले की मर्जी, वो देना चाहता है देगा रिप्लाई, नहीं देना चाहता नहीं देगा, टाइम लग जाएगा 6-6 महीने 7-7 महीने, वो तो अलग अलग चीजें होती थी। लेकिन आरटीआई ने क्या कर दिया, आरटीआई ने ये मैंडेट कर दिया कि आपको जो रिप्लाई है वो एक टाइमली रिस्पॉन्स में करना है। कितना टाइम, कितनी रिक्वेस्ट को, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, ठीक है, जिसको हमें पास करवाना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आरटीआई बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? 11 मई 2005 को। ठीक है, उसके अगले ही दिन राज्यसभा में पास हो गया था। प्रेसिडेंट के द्वारा जब साइन करे गए थे वो कब करा गया था? ये करा गया था 15 जून को। इसको करेक्ट थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, 2005 को। यहाँ पे ठीक है, क्लियर है। उस टाइम पे, अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, जब आरटीआई बिल पास करा गया था तो प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो थे वो प्रेसिडेंट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट आया कब, मतलब इफेक्ट में कब आया, इनटू फोर्स कब आया? तो यहां पे पहला पॉइंट याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक जितना लेक्चर पढ़ा उस सबकी। आरटीआई एक्ट कब आया इनटू फोर्स पूरे तरीके से? ये आया था हमारा 12 अक्टूबर 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। हो सकता है पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बने, पूरी कहानी जो भी हम पढ़ेंगे उसकी जरूरत भी ना पड़े। तो यहां तक क्लियर है। अब देखो, कुछ सेक्शंस आती हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में कि क्या आरटीआई है, किस तरीके से आया, जरूरत क्यों पड़ी, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जो हमारा असली में लेखा जोखा है उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में। अभी पहला हम लोग डील करेंगे सेक्शन 1 और 2 के बारे में। सेक्शन 1 डील करता है कि ये है क्या, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 डील करता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, मैं कुछ अलग से आपको मार्क कर दूंगा, मैं जब अपलोड करूंगा मैं ये वाला पीडीएफ भी साथ में करूंगा ताकि आप इसको एक बार रीड कर सके। ठीक है, अब सबसे पहली सेक्शन क्या कहती है? सबसे पहली सेक्शन आती है सेक्शन नंबर 1, जो ये कहती है कि आरटीआई एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग J&K। अब कुछ जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं उन लोगों को बताता हूँ। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में जो हमारी J&K स्टेट थी, इसका एक अपना खुद का जो है आरटीआई एक्ट था जिसका नाम था J&K स्टेट आरटीआई एक्ट 2009। ठीक है, आपको पता है 370 के पहले हम लोगों के पास अपने अपने हर एक चीज थी, हमारे खुद के लॉस थे, हम लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। लॉस तो अलग की बात है। अब यहाँ पे क्या था, सेक्शन 1 जब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि जो अब ये होगा, यानी कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है जो सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है, वो अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग J&K। ठीक है, J&K वाला जो पार्ट था हमारा J&K आरटीआई एक्ट, क्योंकि देखो पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते कि क्या पूछा जा सकता है। ये कब आया था इनटू इफेक्ट? ये आया था हमारा 2009 में। ऑलमोस्ट सिमिलर था, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं थे। जो हमारा सेंट्रल आरटीआई एक्ट था उसी के ऊपर बेस्ड था
और ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं था। लेकिन जब आर्टिकल 370 टूटा, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है, उसके तहत यूटी बनी और ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल जो हमारा राइट था, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो एप्लीकेबल हो गया कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे क्लियर है? इतना पॉइंट आपको अभी तक समझ आ गया है? सेक्शन 1 क्या डील करता है? सेक्शन 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सटेंड है पूरे के पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग जे.एंड.के। ये एक आपको चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आरटीआई स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरटीआई, ठीक है सर, आरटीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बिल बना, एक्ट बना। अब आरटीआई करता क्या है ये भी बता दो। देखो, आरटीआई का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये ना हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करता है। अब एम्पावर किस तरीके से करता है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, पब्लिक ऑफिसर से और पब्लिक अथॉरिटी से। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी, अब देखो ठीक है, अब पहला सवाल ये भी आता है कि सर ये तो फिर बहुत अच्छी चीज है कि अगर आरटीआई एक्ट के तहत हम लोग मान लीजिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सर एटम बम कैसे बनता है। फिर जिन जिन कंट्रीज के पास वो नहीं है टेक्नोलॉजी, हम जाकर उनको ये दे देते हैं। तो बैठे बैठे हम लोगों को ना ये पढ़ना पड़ेगा और सीधा सीधा हमारे पास एक जॉब भी आ जाएगी और पैसा भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कंडीशंस है, तभी एक 25 पेज का पूरा एक्ट है जिसको आपको पढ़ना है। तो देखो, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है नेचर में, जिसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते। और ये किसके तहत लिखा गया है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने घर बैठ के आरटीआई फाइल करी है तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई आपकी आरटीआई ऐसी है जो अलग सेक्शन नंबर 8 में अभी में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई अगर आपकी ऐसी है कि जिसकी कोई तुक नहीं बनती, तो अब वो रिजेक्ट होगी। अब तुक किस तरीके से, जिसमें अब इसके भी दो मतलब बनते हैं। पहला मतलब ये बनता है कि आपने जो आरटीआई फाइल करी है वो किस पर्पस के लिए करी है। अगर उससे कोई सी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, कोई स्ट्रेटेजी, कोई हमारे साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, या फिर किसी का कोई, यहाँ पे अगर हम बात करें जो मतलब ट्रेड सीक्रेट है किसी का। अब हम लोग ये भी नहीं लिख सकते कि सर हम कि आरटीआई डाली है। आप लोगों को ये बता दूं, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग एक बार मेरे को बताना। हम लोगों ने 2 आरटीआई फाइल करी। पहली आरटीआई फाइल करी, मैंने कहा मेरे को बताओ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसमें टोटल कितने फैन है, मतलब किसी भी एक एक्स वाई डिपार्टमेंट के, ठीक है। मैंने ये डाल दिया आरटीआई, क्या मेरे को इसका रिप्लाई मिलेगा? सोच के बताओ। मुझे इसका रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा हक है, मेरे को ये चीज का डेटा गवर्नमेंट देगी। पूरे के पूरे ऑफिस में कितने फैन लगे इसका डेटा तक मिलता है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसी आरटीआई फाइल करना मत शुरू हो जाना, लेकिन इनके रिप्लाई मिलते हैं। मैंने खुद ने फाइल करी थी। आप लोग ये चेक कर सकते हो कि जो एग्जाम के लिए आप लोग अपेयर करने जा रहे हो उसमें टोटल कितना बच्चा बैठेगा, कितना बच्चा पेपर में दे रहा है। आप चाहो तो आरटीआई के तहत वहां पे बच्चों का स्कोर कार्ड भी ले सकते हो। हाँ, वहां पे ये है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। मान लो आप जाओगे, आप किसी ऑफिस में गए, आजकल कुछ हमारे लोग हैं जो थोड़े से ज़्यादा मन चले होते हैं, उनको कोई डिपार्टमेंट में एक अच्छा ऑफिसर दिखा, वो ये नहीं डाल सकता कि मुझे उस ऑफिसर की पर्सनल डिटेल्स दे दो, मुझे फेसबुक अकाउंट का लिंक दे दो। ऐसी आरटीआई नहीं चलती, पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को, ओवर एम्पावर भी नहीं कर देता कि आप लोग कुछ भी कर ले। समझ आया? अब बात करते हैं कुछ थोड़े से फैक्ट्स के बारे में। जब ये पास हुआ था तो पहली आरटीआई फाइल करी गई थी शाहिद रजा भुरनई के द्वारा, जिन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे करी थी पुणे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात हम लोगों ने करी, सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का जो मेन पॉइंट आता है कि क्या पैसे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या बिल्स हैं इसके, कितना खर्चा हो रहा है, क्या अमाउंट जो है, जो भी चीज़ें, ठीक है। एक्सवाइजेड डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। करप्शन को कम करने का, तो यही इसी वजह से जो आरटीआई एक्ट है ये आया है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जो कि आपको पढ़नी है। सबसे पहले सेक्शन 2 डील करती है किसके साथ? डेफिनेशन के साथ। वैसे तो बहुत सारी है, कुछ मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डील करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे सीधा एक बारी जो ऑफिशियल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 2C रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
2F डील करता है इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, ये हमारी इस सेक्शन में लिखी गई है। 2H रिप्रेजेंट करता है पब्लिक अथॉरिटी कौन है। 2J पे डेफिनेशन लिखी गई है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। 2N पे लिखा गया है थर्ड पार्टी क्या है। 2B पे लिखा गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है। अब हम लोग इस पे पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशंस होती क्या है, किस किस पे ये एप्लीकेबल है और किस पे काम करती हैं। जिसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपको अगर पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ इनकी डेफिनेशन किस सबसेक्शन में लिखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, देखो कुछ डेफिनेशंस है, याद नहीं रखनी, बस आपको पता होना चाहिए। मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में ये चीज रहेगी। ये जितनी भी है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये हम लोग अगले में पढ़ेंगे जब हम लोग दूसरे चैप्टर्स पे आएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरीके से इसको ये बनाया गया है। थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं इनकी डेफिनेशंस को आपको बताऊंगा। पहले इन पे आते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, इंफॉर्मेशन की राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो हम निकलवा सकते हैं। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी मटेरियल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, आप किसी के रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, मेमोज मंगवा सकते हो, ईमेल्स मंगवा सकते हो, ओपिनियन मंगवा सकते हो, एडवाइजेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डेटा मटेरियल, इन सब चीजों को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, इंफॉर्मेशन, जो हम लोग निकलवा सकते हैं किसी की, पब्लिक अथॉरिटी की, या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जो कि एक्सेस होती है पब्लिक अथॉरिटी से। यानी कि मान लो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन गवर्नमेंट फंड से वो ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी भी डिटेल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था, वो था हमारा एच, कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है, देखो पब्लिक अथॉरिटी या बॉडी वो इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ गवर्नमेंट है, जो क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स आपके आते हैं जिनके बारे में लिखा गया है वो सब पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। कोई और लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो मैं ये अगर पता करना चाहूँ कि एक साल में कितनी आरटीआई फाइल्स हुई है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, तो बट हम उस पर भी कर सकते हैं। कोई अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनता है वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन अगर इशू करी जाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब आपकी पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। कोई भी बॉडी ओन्ड या कंट्रोल करी जाती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस करी जाती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कि वही कोई एनजीओ है बट किसके फंड से चल रहा है, गवर्नमेंट के फंड से चल रहा है, तो हम उस पर भी आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है कि हम किस किस पे आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज को पढ़ा था, यहाँ पे ऊपर ही मैंने लिखा था राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिकॉर्ड्स में तो आ गया कि हम लोग क्या मंगवा सकते हैं, वो हम लोगों ने अभी देखा। राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और याद रखना कि ये किस में आती है, ये आती है सेक्शन 2J में। पेपर में पूछा जाएगा अगर इन केस की राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन किस में लिखी गई है, तो याद रखना सेक्शन 2J में ये लिखा गया है। अब ये क्या करता है, ये बताता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम लोग किसी भी काम की इंस्पेक्शन का ले सकते हैं कि वो काम शुरू हुआ था किस स्टेज तक पहुंचा है, ठीक है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स के बारे में ले सकते हैं, नोट्स के बारे में ले सकते हैं, कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज अगर है तो उसको एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोग ले सकते हैं। हाँ, हम लोग हार्ड जो हमारे हार्डवेयर है या फिर हार्ड ड्राइव्स है उसमें भी हम लोग ले सकते हैं। अब डिस्क की फॉर्म में, फ्लॉपी टेप्स, वीडियो कैसेट की फॉर्म में ले सकते हैं। मान लो अब हम लोगों ने किसी को आरटीआई फाइल करी है, वहां पे हम लोग ये चीजें निकलवा सकते हैं, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हम उसमें पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या वो आता है हमारा ये थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी क्या होता है, कोई भी पर्सन जो कि सिटीजन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। अब ये पॉइंट याद रखना, कोई भी वो पर्सन जिस अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। अब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं एक इंसान हूँ,
मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पब्लिक अथॉरिटी को बोल रहा हूँ कि मेरे को इनके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, जो कि पब्लिक अगर सर्वेंट है, पर्सनल डिटेल्स हम नहीं ले सकते, लेकिन गवर्नमेंट जो डिटेल्स है उसको हम लोग यहाँ पे इनकी लेना चाहते हैं, जो भी मतलब एक्स वाई जेड, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं कि टोटल कितना इस पे ये प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ, किसी भी। तो ये क्या होता है, जो इसको इंक्लूड नहीं करती, बट ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है थर्ड पार्टी, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। चैप्टर 1 हुआ यहाँ पे हमारा समाप्त। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बारे में। अब बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। अब आपका जो लेक्चर है ना, ये मेन यहाँ से अब शुरू होता है, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सेक्शन 3 ऑफ आरटी एक्ट 2005 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कहता है, ध्यान से समझना। सेक्शन 3 ये कहता है कि जितने भी सिटीजन हैं, ठीक है, उन सबके पास हक है किसका, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहला राइट टू, जो ये राइट है ये अवेलेबल है हर एक सिटीजन को। अमेंडमेंट में क्या ऐड करा गया था, देखो बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये एक अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ऐड करा गया था कि कुछ एनआरआई जो है वो भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में। तो ये अमेंडमेंट में ऐड करा गया था, जब ये एक्ट बना था 2005 में, तब ये कंडीशन उसमें नहीं थी, ठीक है। अब सेक्शन 4 पे आते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब सबसे पहली चीज, आरटीआई का सिर्फ मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जो भी बच्चे, आप लोग कल को फ्यूचर में डिपार्टमेंट्स में जाओगे, जो कोई भी डिपार्टमेंट में काम करे, डिपार्टमेंट में हजार चीजें होती हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, कि उसके रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। जब ये एक्ट आया था, उस दौरान ये कहा गया था कि पब्लिक अथॉरिटी शेल पब्लिश द इंफॉर्मेशन विद इन 120 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, फंक्शंस क्या करती है, ड्यूटीज क्या क्या है, पावर ऑफ ऑफिसर्स क्या है, रूल्स क्या है, सुपरविजन किस तरीके से है, नेम क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ। अब ये वर्ड ध्यान रखना, अगला पूरा टॉपिक जो सेक्शन है वो इसी पे चलेगी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपका कौन होगा। जब ये एक्ट आया था तब ये कहा गया था जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज है, इनफैक्ट अभी भी आप लोगों को 120 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको बतानी है ये कुछ डिटेल्स। इसके अलावा पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट्स पब्लिक। इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो कोई भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, मान लो अगर हमारी कोई भी अथॉरिटी है, अगर कोई भी उनका डिसीजन या उनका कोई भी रेलेवेंट फैक्ट अगर वो किसी भी तरीके से पब्लिक को इफेक्ट करता है, तो उन्हें उसको पब्लिश करना होगा पहले ही, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस थी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। सेक्शन 5, अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेक्शन 5 किससे डील करता है, सेक्शन 5 डील करता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के ऊपर। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अभी हम लोगों ने देखा ना कि पहले डिक्लेयर करना है 120 दिन के अंदर अंदर कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अब ये सेक्शन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ना हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक होता है हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं पहले तो हम ये देखेंगे। हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का याद रखना, स्टेट लेवल के अलग होते हैं, सेंट्रल लेवल के अलग होते हैं। हर पब्लिक अथॉरिटी जो है डेजिग्नेट कर सकती है मैनी ऑफिसर्स एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स विद इन 100 days ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि जब ये एक्ट आया था तब ये कहा गया था कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज है, पब्लिक अथॉरिटीज कौन सी अभी डिस्कस करी हम लोगों ने पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, जो लेजिस्लेचर लॉ में आती है, कोई भी अगर है तो उनको सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर सेंट्रल लेवल पे है, और अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो डेजिग्नेट करना है कितने दिन के अंदर अंदर, 100 दिन के अंदर अंदर, जब ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सेंट्रल पीआईओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए टू द एप्लीकेंट हु फाइल्स आरटीआई एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या था, अब मान लो वापिस एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपका एक डिपार्टमेंट है, उस पर मान लो 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। अब कोई एक आरटीआई आई,
कि मेरे को बता दो। वो आप वैसे ही मान लो मैंने ही आरटीआई डाली, जो मैंने आपको बताया ना, बहुत बेतुकी सी एक इन्फॉर्मेशन मानी। बेतुकी तो हम किसी चीज़ को नहीं कह सकते। मान लो मैंने बोला मेरे को बताओ आपके टोटल ऑफिसेज में फ़ैन कितने हैं। अब ये आरटीआई आप लोगों ने देखी, आपने बोला छोड़ यार क्या क्या है ये, इस इन्फॉर्मेशन का कोई इंसान क्या करेगा, इग्नोर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। जब आप लोगों ने ये करा है, अब ये 100 एम्प्लॉयज़ है, वो सोचेंगे यार ये तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या कहा गया था हर एक पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको ये, अब इसके लिए पर्टिकुलर लोग डेजिग्नेट जो है वो करने पड़ेंगे, जो आपके स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन आईओ, एसपीआईओ या सेंट्रल पीआईओ के फॉर्म में काम करेंगे, या फिर आपके असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तरीके से काम करेंगे, जिनका काम मेनली आरटीआई के साथ डील करने का होगा। ठीक है। इसके अलावा अब सेक्शन 6 पे आते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, इसको छोड़ो, सेक्शंस पे आते हैं सीधा। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है सेक्शन 3 में, या फिर कौन इसको फाइल कर सकता है। सेक्शन 4 में देखा कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, कि जब ये बना तो कितनी जल्दी इस चीज़ों को करना था, आपको अपॉइंट करने हैं। सेक्शन 4 में 5 में हम लोगों ने देखा कि डेजिग्नेशन जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की किस तरीके से हुई। अब देखो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा, अब इसको फाइल कैसे करना है, सबसे मुद्दा। तब से हम कह रहे हैं ना कि फाइल करना है, फाइल करना, फाइल कैसे करेंगे। देखो सेक्शन 6 डील करती है कि इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, या फिर हमें इसको आरटीआई को फाइल कैसे करना है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हम लोग राइटिंग में भी ले सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी ले सकते हैं, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग लेटर को लिख के भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है बकायदा इस एक्ट में कि वो जो राइटिंग है वो डॉक्टर वाली राइटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप ऐसे ऐसे लिख के भेज दो कि जो समझ ना आए। आपको प्रॉपर लिखना है, किसमें, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आप कोई भी उस ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख के भेज सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर 1, वो समझ आनी चाहिए कि लिखा क्या गया है। ठीक है। अब इसके अलावा एक 10 रुपए की फीस है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। फीस वेरी कर सकती है स्टेट के अकॉर्डिंग या कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जो एक फीस है आप आरटीए फाइल करते हो तो 10 रुपये है, और जो भी कोई इंसान बीपीएल या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है उसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। अब हाँ एक चीज़, अब मान लो यहाँ पे पॉइंट वही एग्जाम्पल, मेरे को बताओ कि फ़ैन कितने हैं। सारा लेक्चर आज उसी पे चल रहा है कि भैया फ़ैन कितने हैं। अब पहला पॉइंट, आपको वहाँ से ये रिप्लाई नहीं आ सकता कि भाई तूने पूछ के क्या करना है। ठीक है। डोगरी में या पंजाबी में कहते हैं ना, तो पूछ के अम्ब लैने। ठीक है। तो यहाँ पे जोक्स अपार्ट, वापस से फोकस करते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। मेरे को अगर वो हमारे, अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज़ में आते हैं, ठीक है, और अगर मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में रह के चीज़ पूछ रहा हूँ, तो उसका रिप्लाई मेरे को मिलना है। ठीक है। तो मेरे को कोई रीज़न ज़रूरी नहीं है कि मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं देना। ठीक है। अब साथ में मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी कि मेरा नाम ये है, ये है। हाँ, बस मेरे को उतनी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है जिससे वो मेरे को कांटेक्ट कर सके या फिर मेरे पास रिप्लाई आ सके। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है आपका कि सेक्शन 6 किसके साथ डील करती है, कि करना कैसे है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे कर सकते हो। 10 रुपये फीस इसकी लगती है। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को एक कहानी टाइप सुना रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो, क्योंकि ऐसे आपको मैं एक्ट का पीडीएफ दे दूंगा ना, आपको हार्डली एक पेज के बाद आप बंद करके चले जाओगे। अब बात करते हैं कि रिक्वेस्ट रेज करी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी ना कि आरटीआई एक्ट आया था, जरूरत क्या पड़ी, हम तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से भी काम चला रहे थे। ठीक है। हम तो काम 2002 में उससे भी चला रहे थे, तो भाई आरटीआई एक्ट से ऐसा क्या हुआ। तो मैंने वहां पे एक लिखी थी चीज कि टाइमली जो है ना, आपका रिस्पॉन्स जो है उसको मैंडेट कर गया कि आपके, अगर आपने रिक्वेस्ट रेज करी है तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आया, डिस्पोजल कैसे होगा। अगर कोई असिस्टेंट
पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उसको रिप्लाई करना है कितने दिन में? 35 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और बता दें। ठीक है, वापिस एग्जाम्पल वही है भैया, आज हमें बस यही देखना है कि फैन कितने लगे। मैंने क्या किया, मैंने आरटीआई फाइल करी, मैंने एक लेटर लिखी, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में मैंने प्रॉपर लिखा, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, घर पे बैठ के डे 1, डे 2, डे 3 काउंट करना शुरू कर गया, और मान लो मेरा डे 10 पे जाके वहां पे उस ऑफिस में ये लेटर पहुंची, तो अब आप बोलोगे कि भैया अब बचे दिन 25। ठीक है, तो क्या ये ऐसे काम करता है? तो ये ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे बता दूं। हाँ देखो, क्या काम नहीं करता, ये डे वाली काउंटिंग ऐसे काम नहीं करती है। मान लो 10 दिन बाद भी अगर यहाँ पे जिस दिन ये पहुंची तब ये शुरू होगा डे 1, डे 2, डे 3 करके सिलसिला। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने कैसे भेजी है, वो आपने कब लिखी है, वो मैटर नहीं करेगा, जब उनके पास चीज पहुंची है तब से ये टाइम जो है वो शुरू होता है। अब एपीआई पे आते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देनी है, मैक्सिमम का दिन का टाइम ले सकते हैं 35 दिन। हो सकता है आपको एक दिन में रिप्लाई आ जाए, हो सकता है 2 दिन में आ जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम मिलता है इन्हें 30 डेज प्लस 5 डेज का। ये सेक्शन 5(2) जो है वो कहती है। अब मैं अलग से आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल आप लोग इसको छोड़ दीजिए। इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है, जो डेजिग्नेटेड बंदे हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इनको मिलता है 30 दिन। तभी आप लोग देखते आ रहे हो और आप लोग ये सुनते आ रहे होंगे कि आरटीआई का रिप्लाई जो है ना वो 30 दिन में आ जाता है। ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई 30 डेज में करना ही करना है, ये हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग यहाँ पे प्राविधान रखे गए हैं, जिसमें एपीआईओ के पास +5 डेज होते हैं। अब मान लो कोई ऐसी चीज है, हाँ ये चीज याद रखना, वो स्टार्ट होता है कब? जब रिक्वेस्ट उन्होंने रिसीव कर लेते हैं तब। अब मान लो किसी की जान माल को खतरा है, ठीक है, उस केस में इसका रिप्लाई आपको 48 डेज आवर्स के अंदर, सॉरी डेज नहीं, 48 आवर्स के अंदर आपको देना ही देना है। आपके पास ये रिप्लाई आएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी के रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ना क्या, अब मैंने यहां से भेजा कि कोई आरटीआई, इस एग्जांपल में ना इसको हटा देते हैं, ठीक है, जो कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अब जब यहां भी ये चीज पहुंचेगी, इनको पहले एक नोटिस देना पड़ता है। अब मान लो मेरे को किसी एनजीओ के ऊपर जाके, या किसी पे भी XYZ, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, थर्ड पार्टी है, ठीक है, मेरे को उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, ठीक है, तब इनको पहले एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि उनको बताने के लिए कि आपके बारे में ऐसी डिटेल्स मांगी गई हैं। फिर वहां से ये डिटेल्स फर्दर प्रोसेसिंग शुरू होती है। इस केस में टाइम कितना मिलता है? इस केस में सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है, यानी कि 40 दिन का टाइम इनके पास होता है रिप्लाई करने का। तो पेपर में अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिमाग में रखना है पीआईओ को 30 दिन में करना है। अगर पेपर में आएगा कि आरटीआई का रिप्लाई कितने दिन में मिलता है, तो वो मिलता है 30 डेज में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो अगर आ गया ना वो। एपीआई के केस में, असिस्टेंट के केस में 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, थर्ड पार्टी के केस में उससे भी 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर किसी की जान माल को खतरा है तो वो 48 आवर्स में मिल जाता है। क्लियर है? अब मान लो मैंने भेजी अपनी वापस से वही लेटर, वही आरटीआई मैंने फाइल करी। अब एक इंसान है, वो बैठा है, उसको आया गुस्सा, उसने बोला भाई जान नहीं करता रिप्लाई। ठीक है, अब मान लो मैं अपने हक का गलत फायदा उठा रहा, मतलब मेरे को जरूरत नहीं थी, बट मैंने फाइल करा कि भाई मेरा हक है, मैं इसको करूंगा। आज की डेट में चलता है, बहुत सारी जगहों पे चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है, फलाना निमकाना, बट मान लो मैं कर रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा? ठीक है, अब मेरी इंफॉर्मेशन तो बेचारी रह गई, जो मैं तब से वेट कर रहा हूं कि मेरे को मिलेगी। अब इस केस में क्या होगा अगर यहाँ पे ये इंसान इस चीज को डिनाई कर दे? अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखो, अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो मेरे को ना एक सूटेबल रिजेक्शन रीजन चाहिए, जो कि एपीआई और पीआईओ दोनों को देने पड़ेंगे कि भैया इसकी रिक्वेस्ट को, एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों करा गया। अब वापस से थोड़ा और सीरियस पॉइंट पे आ जाओ। अगर मैंने ये आरटीआई फाइल करी है तो इसका रिप्लाई मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बेकार में फाइल करी गई थी, इसका रिप्लाई मेरे को आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अगर कोई रिजेक्ट करता है तो उसको एक सूटेबल रीजन देना पड़ेगा। मान लो अगर कोई रिप्लाई ही नहीं करता है काफी टाइम के बाद,
ठीक है, पीआईओ एपीआईओ बैठे हैं, उन्होंने कहा नहीं यार छोड़, क्या करना। उस टाइम पे भी क्या है, और अगर मान लो मेरे को उन्होंने रिप्लाई कर दिया, अगर चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लगा लो, मैंने पूछा कि भाई आपके 100 ऑफिसेज में कितने पंखे हैं, वहां से मेरे को रिप्लाई आया 2, ठीक है, उन्होंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख के भेज दिया। उस केस में क्या, अब मान लो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, मैंने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, मेरे को उसका इंफॉर्मेशन में रिप्लाई जो मिला वो मुझे कुछ सेटिस्फाई करने वाला नहीं मिला, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेरे को वो लगा कि यार नहीं ये कोई एक सेंस नहीं बना रहा है, ये चीज नहीं हो सकती। तो उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, देखो इन 3 केसेस में हम लोग इसको अपील कर सकते हैं। याद रखना ये आगे और एक पॉइंट इस पे जुड़ेगा सेक्शन 19 के अंडर, वो भी हम लोग सेक्शन 19 जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा। बट अगर इन तीनों केसेस में अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, मेरे को रीजन चाहिए, अगर मेरी दोनों को रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसको मैं सेक्शन 19 के अंदर चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे को राइट टू अपील मिलता है। अब वापस आते हैं, किन किन पॉइंट्स को एग्जेम्पशन मिली है कि उनको हम लोग इस आरटी एक्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सेक्शन 8 इससे डील करता है, 9, 10, 11 भी ऑलमोस्ट इससे ही डील करता है। ये सबसे पहला आ जाता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पेपर में भी ऐसा पूछा जाएगा कि आप लोगों को अगर नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई आरटीआई फाइल करते हो तो क्या आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर कि क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की आने वाले कुछ सालों में कि क्या कैसे हम लोग ये बिजली पूरी करेंगे, तो इन पे भी जरूरी नहीं है कि आपको उसके रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कोई ट्रेड सीक्रेट, मान लो किसी का पेटेंट है, कोई फॉर्मूला है, मान लो कोई कोकोला की कंपनी है या कोई पेप्सी की कंपनी है, हम उसको लिखेंगे भाई हमें चाहिए कि इनका कोका कोला बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, या फिर वो इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने ही कहा है कि ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो ये सब आप लोग आरटीआई के थ्रू भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ आरटीआई आ जाती है यहाँ पे, हाँ, ग्राउंड ऑफ फॉर रिजेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं कुछ सर्टन केसेस में, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट डील करेगा उसमें। सर्टन केसेस कैसे, जैसे कि मान लो सबसे पहला, अब मेरा दिमाग था, मैंने कहा यार छोड़, मेरे को इस डिपार्टमेंट के पंखे नहीं पता करने कितने हैं, मैं अब जाता हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कल को सीरियसली कोई बच्चा इसको नहीं लेना। मैंने कहा कि छोड़ो, मैं ना बैंक की लूट लेता हूँ, मैं पहले पता करूंगा कि यार वहां पे गार्ड कितने हैं, गार्ड के पास ना गोली कौन सी है, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे मैं ये आरटीए लगा के पता कर सकता हूँ कि बताओ उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कौन सा वेपन यूज करते हैं, उनके पास कौन सा जो है कितने गार्ड्स हैं टोटल उस बिल्डिंग में, क्या ये आरटीए के थ्रू मेरे को पता चल सकता है। तो ये भी आपको बता दूं, ये भी आपको नहीं पता चलेगा, जिसमें भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे कि किसी की लाइफ को जो है खतरा हो सके, ठीक है, उसकी फिजिकल सेफ्टी या फिर किसी इंसान के ऊपर कोई खतरा बन सके, तो वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करी जाती। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि कंसर्न विद पब्लिक होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, किसी की आप पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग सकते कि इसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, अब जैसे रशिया हमें मान लो S-400 S-500 दे रहा है, हमने कहा कि ठीक है नेशनल सिक्योरिटी का आप हमें नहीं दे सकते कि किस तरीके से बनता है, हमें ये बता दो कि रशिया ने वो किस तरीके से बनाया और वो हम लोग हमें दे दो, हम आगे जाके वो किसी को बेच देंगे। तो ये भी आपको नहीं मिल सकता जो भी फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको नहीं मिल सकती कि पुलिस कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, क्या क्या उसके पास चीज़ें हैं, ठीक है। और जो भी आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर आते हैं उसमें आपको नहीं मिलता, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वगैरह ये हम लोग अभी डील कर चुके हैं। तो ये तो था हमारा पहला 2 चैप्टर्स, ठीक है। बाकी वाला इतना लेंथी नहीं है, इसमें कुछ आपको समझाना जरूरी था, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनाना जरूरी था। तो आज जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है ना, वो हम लोगों ने पढ़ी है ये। अब आपको क्या करना है, आपको ना एग्जांपल्स तो मैंने ऐसी दी हैं कि आपको याद रहेंगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपको इसका एक सीक्वेंस याद रखना है, मैं अगले लेक्चर में ना एक सीक्वेंस की भी ट्रिक बना के ले आऊंगा जो आपको याद रहेगा, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। अगले में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होती है, टर्म क्या रहती है। हाँ देखो, ये जो टर्म है ना, इस पे कुछ अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, बहुत न्यूज में था, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं इसको कल डिटेल में आपको और पढ़ाऊंगा। पहले एक बार ना हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर। देखो 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि कुछ चेंजेस करे गए थे आरटीआई 2005 में और 2019 में,
ठीक है। अब सबसे पहला क्या था, टर्म ऑफ ऑफिस को लेके भी यहाँ पे एक इशू था। जब ये बना था एक्ट, उसमें लिखा गया था कि कोई भी जो है इस पोस्ट पे बैठ सकता है मैक्सिमम 5 साल के लिए, ठीक है, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स की एज को अटेन ना कर ले, जो भी यहाँ पे पहले होती है, ठीक है। ये कंडीशन थी। अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा आज की डेट में, तो अब आपको याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था और कहा था कि जो हमारे यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, उनको कब आएंगे कब जाएंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई एक फिक्स प्रविधान यहाँ पे रखा गया था। तो ये जो टेन्योर है ना, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना अगर ये पूछा जाएगा तो, हाँ, पेपर में याद रखना अगर स्पेसिफिकली लिखा गया एज पर आरटीए एक्ट 2005 कि क्या था टर्म, वो अलग था, अमेंडमेंट एक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। अब सैलरी के ऊपर ना बहुत एक विवाद बना था 2019 में, हम लोग डील कर रहे थे उस टाइम पे, हमारे आर्टिकल 370 टूटा था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी ना हो, नेट वगैरह नहीं था। अब होता क्या है यहाँ पे, सीआईसी और आईसी यानी कि हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, इनकी सैलरी कितनी होगी, पहले तो ये बात थी, ठीक है। इनकी सैलरी रखी गई थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उनके जितनी, और जो हमारे आईसी थे उनकी रखी गई थी सेंट्रल लेवल पे, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके जितनी, ठीक है। फिर स्टेट लेवल वालों पे आ जाते हैं, जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी थी इलेक्शन कमिश्नर जितनी, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी रखी गई थी कितनी, जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी जितनी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको भी चेंज करा, गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम डिसाइड करेंगे। अब इसको लेके विवाद हुआ था। विवाद क्या हुआ था, अब यहाँ पे आते हैं जो सैलरी में डिडक्शन होती थी। देखो अब सीआईसी आईसी जो पोस्ट पे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई सर्विस अपनी काट के 60 ईयर्स के बाद मान लो इस पोस्ट पे बैठता है, तो अप्रोक्सीमेट मान लो अगर उसकी 1 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसको 50,000 जो है अपनी पिछली जॉब से पेंशन आती है, तो वो इसमें से डिडक्ट हो जाती थी, ठीक है। मतलब फिर उसको कितनी मिलती थी, 50,000 मिलती थी कि 50,000 आपकी पेंशन, 50,000 इसकी जॉब। गवर्नमेंट ने इस प्राविधान को भी हटा दिया। जब रीजन पूछे गए या हर एक चीज बोली गई थी, तब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था इन अमेंडमेंट्स के लिए कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जबकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ठीक है। तो ये इनके अलाउंसेस सेम कैसे, फिर ये कहा गया था कि ये जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है तो इस हिसाब से इनका जो सैलरी होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कहा गया था उसके रिप्लाई में कि अगर आपके डिसीजन को कोई चैलेंज कर सकता है, अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी कहते। तो बहुत सारे इश्यूज हुए थे, बट आपको ये बस इतना क्रक्स जो याद रखना है वो ये है कि ये तीनों को हटा दिया गया है जो 2005 में लिखे गए थे। अब जो है ये गवर्नमेंट विल डिसाइड वाले कंसेप्ट पे ही काम करता है। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। कैसा लगा मेरे को बताना। मैंने सिंपल रखने की कोशिश करी है जितना ज़्यादा मैं इसको रख सकता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करा है। कल के पार्ट में आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप आपको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब आपको एक सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ मिल जाती है इंक्लूडिंग टेस्ट। तो ध्यान से मेहनत करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पार्ट सेकंड में बात करेंगे कल और इस टॉपिक को हम करेंगे ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।